यस प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। और एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के, उनका जो ईएफएम का फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध, उसके अंतर्गत एक नया चैप्टर शुरू करेंगे अपन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। अब आज पढ़ेंगे अपन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत किसे कहते हैं, पूंजी की लागत की क्या परिभाषाएं दे रखी हैं। तो इसमें ये शब्द है ना पूंजी, व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल किसे कहते हैं। तो आप ये जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए हमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है, और जो पैसा व्यापार प्रारंभ करने के लिए लगाया जाता है वही पूंजी कहलाती हैं। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि धन का वह भाग जो और धन कमाने काम में लिया जाता है उसको हम पूंजी कहते हैं। कोई भी व्यापार करते हैं, उद्योग धंधा खोलते हैं या दुकान खोलते हैं या कोई कंपनी खोलते हैं या कृषि का व्यवसाय करते हैं या छोटा व्यापार करें या बड़ा व्यापार करें, उसके लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। और धन का वह भाग जो और धन कमाने के काम में लिए जाए उसको ही हम पूंजी कहते हैं। अब पूंजी की लागत किसे कहते हैं, इसके लिए कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं। इसमें पहली परिभाषा है एम.जे. गॉर्डन के अनुसार। देखिए, अब पूंजी की लागत वह प्रत्याय दर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक रेट ऑफ रिटर्न है, वह प्रत्याय दर है जो कि एक कंपनी को अपना मूल्य बनाए रखने के लिए विनियोग पर अर्जित करनी चाहिए। प्रोफेसर ये एम.जे. जो गॉर्डन है, इन्होंने क्या कहा है कि पूंजी की लागत वह प्रत्याय दर है, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न है जो कि एक कंपनी को अपनी मूल्य को बनाए रखने के लिए विनियोग पर अर्जित करनी चाहिए। यानी कि जो कंपनी है उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उस पर इतना रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए जिससे कि कंपनी अपने मूल्य को बनाए रख सकती है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट हैं उनके ऊपर इतना लाभ अर्जित करना चाहिए जिससे कि कंपनी अपना जो मूल्य है, अपनी जो वैल्यू है, या हम कह सकते हैं कि उस कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो मार्केट प्राइस है उसको बनाए रखें। दूसरी परिभाषा दी है सोलोमन इज़रा के अनुसार। सोलोमन इज़रा ने क्या कहा है, पूंजी की लागत अपेक्षित अर्जनों की न्यूनतम दर अथवा पूंजी व्ययों की विच्छेद दर है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ए रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है किसकी, अपेक्षित अर्जन की जो रिटर्न अर्निंग्स हैं उनकी न्यूनतम दर है, और पूंजी व्ययों की कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो पूंजी खर्च व्यय हैं उनकी विच्छेद दर हैं। तो पूंजी की लागत रेट ऑफ रिटर्न इसने भी कहा है। तो सामान्य शब्दों में यदि हम कहें पूंजी की लागत का अर्थ, तो यहाँ देखिए आप, पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्याय दर है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो विनियोगताओं को संतुष्ट करने, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए एवं उपयोगकर्ता को अपने व्यवसाय को बनाए रखने के लिए विनियोग पर अर्जित करनी चाहिए। यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक रेट ऑफ रिटर्न है जो विनियोगताओं को संतुष्ट करने के लिए एवं उपयोगकर्ताओं को व्यवसाय को बनाए रखने के लिए विनियोग पर अर्जित करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को दो तरीकों से इसका मीनिंग क्लियर कर सकते हैं। देखिए, एक तो होते हैं इन्वेस्टर्स, विनियोगता, विनियोगता वे व्यक्ति होते हैं, ये वे संस्थाएं होती हैं जो किसी संस्था में अपना पैसा लगाती हैं। और दूसरे को कहते हैं उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता। सपोज करिए ये जो व्यक्ति है, ये इन्वेस्टर हैं, इसने किसी कंपनी के 10,000 रुपये लगाए हैं, किसी कंपनी में उसने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। तो विनियोगता के दृष्टिकोण से पूंजी की लागत का क्या होगा कि ये जो 10,000 रुपये है, ये व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दिए हैं या किसी कंपनी में पैसा लगाया है, तो इस व्यक्ति ने इस उपयोग को त्याग किया है और इस इन्वेस्टमेंट के बदले इसको जो रिटर्न प्राप्त होगा वो इसकी पूंजी की लागत कहलाएगी। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये बैंक में एफडी करा दी, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, या मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो उनके बदले में आपको जो रिटर्न मिलेगा, यानी कि आपने जो पैसा किसी दूसरी संस्था में विनियोग किया है उस 10,000 रुपये के बदले आपको जो पैसा मिलेगा वही उसकी लागत कहलाएगी। ये तो हो गया इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उपयोगकर्ता कौन है, जिस व्यक्ति ने उस पूंजी का उपयोग किया है। अब मान लीजिए इस ए व्यक्ति ने इस बी व्यक्ति को ये 10,000 रुपये उधार दिए,
तो ए व्यक्ति तो हो गया इन्वेस्टर और बी व्यक्ति हो गया उपयोगकर्ता। अब ये जो बी व्यक्ति है, ये जो 10,000 रुपये इसने काम में लिए हैं, इस 10,000 रुपये का उपयोग करने के बदले जो पैसा चुकाएगा, जो ब्याज चुकाएगा या जो डिविडेंड देगा, वो इसकी लागत हो जाएगी। यानी कि दोनों की स्थिति सेम है कि उपयोगकर्ता का तो क्या होगा, जिस राशि का उसने उपयोग किया है, पूंजी का उपयोग करने के बदले जो चुकाया जाता है वो उसकी पूंजी की लागत है, और विनियोगकर्ता ने जो पैसा विनियोग किया है, यानी कि उसको जो त्याग किया है, त्याग के बदले मिलने वाला जो पुरस्कार है वो उसकी लागत कहलाएगी। तो हम पूंजी की लागत वास्तव में कोई इसकी डेफिनेशन जो है वो दोनों दृष्टिकोण से यदि हम देखें, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो यूज कर रहे हैं, जो उपयोग करता है, उसके दृष्टिकोण से, तो दोनों का अर्थ एक ही होगा। यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो चाहते हैं कि उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके बदले में कुछ रिटर्न मिल जाए, और जो पूंजी का उपयोग कर रहे हैं वो ये कहे कि जो पूंजी उन्होंने दूसरे लोगों से प्राप्त की है उसके बदले में उनको ब्याज के रूप में या अन्य किसी साधन रूप में चुकाना पड़ता है, तो वही उसकी पूंजी की लागत कहलाती है। तो सामान्य शब्दों में यदि हम पूंजी की लागत का अर्थ समझें तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूंजी की लागत वह न्यूनतम दर है जो विनियोगताओं को संतुष्ट करने एवं उपयोगकर्ता को अपने व्यवसाय को बनाए रखने के लिए विनियोगों पर अर्जित करनी चाहिए। यानी कि जो मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, जिस कंपनी में पैसा लगा हुआ है, उसमें इतना तो अर्जित करनी चाहिए जिससे कि हम उनको पैसा रिटर्न कर सकते हैं, या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम ब्याज या लाभांश चुका सकें। अब आता है इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी की लागत की अवधारणा का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अनुकूलतम पूंजी संरचना का निर्धारण करने में सहायक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसमें है कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना। आप बताएंगे कि पूंजी संरचना किसे कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि किसी भी जो कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी है, उसने पूंजी किन किन साधनों से प्राप्त की है, वो कहलाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे आप जानते हैं कि कंपनी की यदि आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड है फर्स्ट, और ये है एसेट साइड। तो लायबिलिटी साइड के अंतर्गत आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा होगा कि यहाँ पर लिखते हैं हम शेयर कैपिटल। उस शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल, सब्सिडाइज कैपिटल, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, डिवेंचर हैं, रिटर्न अर्निंग्स हैं, ये जो चीज़ें हैं ये कहलाती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि पूंजी संरचना, कितना हम इक्विटी शेयर से प्राप्त करें, कितना प्रेफरेंस शेयर से प्राप्त करें, डिवेंचर से है, रिटर्न अर्निंग्स से हैं, रिजर्व सरप्लस हैं या बॉन्ड्स हैं, हम किन किन साधनों से पूंजी प्राप्त करें, तो अनुकूलतम पूंजी ढांचा के निर्धारण करने में कॉस्ट ऑफ कैपिटल सहायता करती है। तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी ये पूंजी प्राप्ति के विभिन्न साधन हैं, इन साधनों की हम इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करते हैं और उसके बाद में एवरेज वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करते हैं। जो न्यूनतम लागत आएगी तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा अनुकूलतम पूंजी संरचना है। मान लीजिए आपके यहाँ पर डिवेंचर से कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो हम डिवेंचर से पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, इक्विटी शेयर से हम करेंगे। तो कहने का अर्थ क्या होगा कि जो पूंजी ढांचा है, यानी कि जो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर से, रिटर्न से, किन साधनों से कितनी मात्रा में हमें पूंजी इकट्ठी करनी चाहिए, इसके निर्धारण करने में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो कंसेप्ट है वो हमें सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पूंजी विनियोग संबंधी निर्णयों की आधारशिला है क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कंपनी को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने पड़ते हैं। हमने आपको कैपिटल बजटिंग का जो चैप्टर है, पूंजी बजटिंग का, वहाँ पर एक टॉपिक आता है कि जो पूंजी बजटिंग के प्रस्ताव हैं उनको किस प्रकार से हमें डिसीजन लेने चाहिए। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इन विनियोग संबंधी जो प्रपोजल्स हैं उसको डिसीजन लेने में जो टॉप मैनेजमेंट का है, जिनकी फाइनेंस के जो टॉप मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंधक हैं, उनको डिसीजन लेने में कॉस्ट ऑफ कैपिटल सहायता करता है। यानी कि जिस विनियोग प्रस्ताव की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, पूंजी की लागत कम होगी, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जिस विनियोग प्रस्ताव की पूंजी की लागत ज़्यादा है उसको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो टॉप मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आधार पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो डिसीजन हैं वो लेने में उनको आसानी रहती है, उसका बेस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज।
वित्तीय स्रोतों का तुलनात्मक मूल्यांकन कंपैरेटिव स्टडी होती है। यानी कि आपके पास में फाइनेंशियल के जो सोर्सेज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, इक्विटी शेयर्स, आप इक्विटी शेयर्स से भी पैसा प्राप्त कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर से भी कर सकते हैं, डिवेंचर से भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए तीन साधनों का कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि जिस साधन की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगी उससे हम पूंजी प्राप्त करें तो संस्था के लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। तो कंपैरेटिव स्टडी करने में सहायता करता है क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि हम प्रत्येक इंडिविजुअल सोर्स ऑफ कैपिटल की हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करते हैं और फिर उनकी कंपैरेटिव स्टडी करके मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस साधन से हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आ रही है, उसी को हम चुनाव कर सकते हैं। तो कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, वित्तीय स्रोतों का तुलनात्मक मूल्यांकन करने में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी की मात्रा स्रोत का चुनाव। और व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? कि कार्यशील पूंजी क्या है कि किसी भी व्यवसाय को संचय करने के लिए दिन प्रतिदिन के कार्यों में जो पूंजी लगी रहती है वो कहलाती है वर्किंग कैपिटल। यानी कि किसी इंडस्ट्री को, किसी बिजनेस को रन करने के लिए जो पूंजी है और उसकी पूंजी की मात्रा क्या हो, उसका सोर्सेज क्या हो, ये इसका चुनाव करने में कॉस्ट ऑफ कैपिटल मदद करता है। यानी कि जिस सोर्सेज की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी उसका ही हम चुनाव करेंगे, जिससे कि कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम पर्याप्त मात्रा में भुगतान कर सकें। तो हम ये कह सकते हैं कि पूंजी की लागत के आधार पर कोई भी संस्था कार्यशील पूंजी की मात्रा और स्रोत का चुनाव करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ पॉसिबल इनकम एंड रिस्क, संभावित आय और जोखिम की जानकारी। आप जानते हैं कि बिजनेस के अंतर्गत रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, जोखिम रहती है, और जो संभावित आय हैं उसकी जानकारी करने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आधार पर हम संभावित जो आय है या उसकी जो जोखिम है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एफिशिएंसी, वित्तीय कुशलता का मूल्यांकन। वित्तीय कुशलता का मतलब क्या है कि यदि जो कोई कंपनी है उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आती है तो हम कह सकते हैं कि वो फाइनेंशियल एफिशिएंट हैं। किसी भी कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, जो वित्तीय प्रबंधक हैं, जिसको हम फाइनेंशियल मैनेजर कहते हैं या एफए कहते हैं, वित्तीय प्रबंधक जो होते हैं, वो डिसीजन उन्होंने किस प्रकार का लिया है, यदि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आती है तो हम कह सकते हैं कि वो कुशल हैं, और यदि उसकी लागत ज़्यादा आती है तो हम कह सकते हैं कि उनका जो डिसीजन हुआ वित्तीय कुशलता का नहीं हुआ है। इस प्रकार से नटसेल में हम कह सकते हैं कि पूंजी की लागत के आधार पर हम किसी भी कंपनी की, किसी भी संस्था की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है या पूंजी बस्टन है उनके डिसीजन लेने में सहायता प्रदान करते हैं, और टॉप मैनेजमेंट के जो व्यक्ति हैं उनको इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टूल्स के आधार पर वो डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। हम एक दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उनका भी आपस में कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, और फाइनेंशियल जो एफिशिएंसी है उसका भी मूल्यांकन इसके आधार पर किया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट, ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, पूंजी की जो लागत है वो वास्तव में कोई लागत नहीं होती, लेकिन इतना तो हमें रिटर्न प्राप्त करना चाहिए जिससे कि जो खर्चे हैं वो मीट आउट करने के बाद, डिवेंचर को इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी लाभांश के रूप में कुछ पैसा प्राप्त हो जाए, जिससे कि कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य कम नहीं हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूंजी की लागत डिसीजन, जो वित्तीय डिसीजंस हैं, फाइनेंशियल जो डिसीजंस हैं उसमें लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो इंडिविजुअल सोर्सेज हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर है या रिटर्न अर्निंग्स है, इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे ज्ञात करते हैं, प्रैक्टिकल सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।